कानपुर शहर से थोड़ा बाहर निकलो तो एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है। खेत, कच्ची सड़कें, बिजली के खंभे और उनके बीच बसा एक छोटा सा गांव बिकरू। देखने में बिल्कुल आम, जैसे हिंदुस्तान के हजारों गांव होते हैं। लेकिन 2020 की जुलाई में यही गांव पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। वजह था एक नाम, विकास दुबे। एक ऐसा नाम जिसने 8 पुलिस वालों की जान ले ली और फिर खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना जिस पर आज भी बहस खत्म नहीं हुई। 3 और 4 जुलाई 2020 की दरमियानी रात थी। वक्त करीब 1:15 बजे का था। कानपुर देहात पुलिस की एक टीम, जिसमें लगभग 25 पुलिसकर्मी थे, एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर निकली थी। लीड कर रहे थे सीओ देवेंद्र मिश्रा। टारगेट था विकास दुबे। प्लान था उसे गिरफ्तार करना, क्योंकि उसके खिलाफ एक और शिकायत आई थी जिसमें जमीन और मारपीट का मामला था। पुलिस को लगा कि इस बार दबिश देकर उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे सीधे एक जाल में घुस रहे हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां बिकरू गांव की उस गली में पहुंची जहां विकास का घर था, सामने रास्ता एक जेसीबी मशीन से ब्लॉक मिला। अंधेरा इतना गहरा कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। टीम के कुछ लोग आगे बढ़े ही थे कि अचानक छतों से गोलियां चलने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी हो। पुलिस पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। सीओ मिश्रा ने दीवार की आड़ लेकर वायरलेस पर मैसेज दिया, फोर्स भेजो, हम पर हमला हो गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो चुके थे, कई घायल थे। विकास और उसके लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अब सवाल उठता है, एक गांव का आदमी जिसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज थे, वह इतना ताकतवर कैसे हो गया कि पुलिस पर सीधा हमला कर दे? इसकी कहानी कई साल पहले शुरू होती है। विकास दुबे का नाम भले ही ब्राह्मण खानदान से जुड़ा था, लेकिन उसका रास्ता किताबों से नहीं, गली मोहल्लों की मारपीट से बना। बचपन से ही वह लड़ाकू मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, दबंगई दिखाना, लोगों को डराना, यह सब उसकी आदत बन गया। वक्त के साथ उसने समझ लिया कि सिर्फ गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा, राजनीति की छांव भी चाहिए। 1990 के दशक में कानपुर देहात की राजनीति में जाति का असर साफ दिखता था। हर नेता अपनी जाति के लोगों को साथ लेकर चलता था। विकास ने भी यही रास्ता चुना। स्थानीय नेताओं से नजदीकियां बढ़ाई। कहा जाता है कि एक बार जब उसे पुलिस ने किसी मारपीट के मामले में उठाया तो एक विधायक का फोन थाने पहुंचा, वो हमारा लड़का है, देख लीजिए। इतना सुनते ही माहौल बदल गया। विकास को समझ आ गया कि असली ताकत बंदूक से नहीं, फोन कॉल से आती है। धीरे धीरे उसने वसूली शुरू की। पहले छोटे दुकानदार, फिर ठेकेदार, फिर बड़े कारोबारी। जो नहीं मानता उसे धमकी मिलती। एक बारात तक को लूट लेने की कहानी इलाके में चर्चा का विषय बनी। लोग कहने लगे, उससे पंगा मत लो। डर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। 1997 और 98 के बीच उसने कई गंभीर अपराध किए। जमीन कब्जा, रंगदारी, मारपीट। एक स्कूल के प्रिंसिपल से भी उसका विवाद हुआ। कहा जाता है कि जमीन के झगड़े में उसने अपने ही गुरु समान व्यक्ति को धमकाया। यह वही दौर था जब उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ और उसे जेल भेजा गया। लेकिन जेल उसके लिए सजा नहीं, नेटवर्क बनाने की जगह बन गई। अंदर से ही वह बाहर के लोगों को निर्देश देता रहा। सुपारी, धमकी, समझौता, सब चलता रहा। 2001 में एक बड़ी घटना हुई। भाजपा के नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की शिवली थाने के अंदर हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि यह काम विकास दुबे ने किया। सोचिए, थाने के अंदर दिनदहाड़े एक मंत्री की हत्या। पूरा प्रदेश हिल गया। केस चला, गवाह थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन बाद में गवाही कमजोर पड़ गई। कई लोग मुकर गए। आखिरकार अदालत ने सबूतों के अभाव में विकास को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद उसकी छवि और खतरनाक हो गई। लोग कहते, जिसने थाने में मार दिया उसका क्या बिगड़ेगा। उसने राजनीति में भी पाला बदला, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी। जहां से फायदा दिखा वहीं खड़ा हो गया। जिला पंचायत का चुनाव जेल से लड़ा और जीत भी गया। यह जीत उसके लिए सिर्फ एक पद नहीं, वैधता की मुहर थी। अब वह सिर्फ अपराधी नहीं, जनप्रतिनिधि भी कहलाता था। 2006 के बाद उसके खिलाफ केसों की संख्या बढ़ती गई। ड्रग्स तस्करी,
जमीन कब्जा, अपहरण, हत्या का प्रयास। लेकिन हर बार या तो जमानत मिल जाती, या गवाह मुकर जाते, या केस कमजोर हो जाता। पुलिस और राजनीति के बीच की सांठगांठ की चर्चा आम थी। वक्त बीतता गया। 2018 में उसके चचेरे भाई की पत्नी ने आरोप लगाया कि विकास और उसके लोगों ने उसके पति पर हमला किया। केस दर्ज हुआ, लेकिन फिर वही कहानी, जमानत, देरी, दबाव। पुलिस के कुछ अफसर ईमानदारी से कोशिश करते, लेकिन सिस्टम के भीतर सब आसान नहीं था। 2020 में उसके साले ने भी जमीन विवाद में शिकायत दर्ज कराई। सीओ देवेंद्र मिश्रा जांच के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि उस मुलाकात में विकास ने खुलेआम कहा, यह हमारा अंदरूनी मामला है, आप मत पढ़िए। इस तरह का लहजा बताता था कि उसे कानून का डर कम और अपने रसूख पर भरोसा ज्यादा था। फिर आया 3 जुलाई की रात। पुलिस टीम जब गांव पहुंची तो बिजली पहले ही काट दी गई थी। बाद में जांच में सामने आया कि किसी ने पावर स्टेशन को फोन कर सप्लाई बंद करवाई थी, यानी जानकारी पहले ही लीक हो चुकी थी। सवाल उठा, सूचना किसने दी? जांच में कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आए, जिन्हें बाद में सस्पेंड किया गया। हमले के बाद पूरा प्रदेश अलर्ट पर था। विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में कई टीमें लगी। उसके कुछ करीबी अलग अलग जिलों में मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस कहती रही कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे। आलोचक सवाल उठाते रहे कि क्या सब कुछ पारदर्शी था। करीब 1 हफ्ते बाद खबर आई कि विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार हुआ है। उसने खुद जोर से कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जैसे वह यह जताना चाहता हो कि उसे जिंदा पकड़ा गया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी पुलिस वापस ला रही थी। फिर 10 जुलाई की सुबह ब्रेकिंग न्यूज चली, विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का बयान था कि कानपुर लौटते वक्त बारिश में गाड़ी पलट गई। इस अफरा तफरी में उसने पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। लेकिन सवाल उठे, क्या वह सच में भाग सकता था? क्या पूरी कहानी इतनी सीधी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आयोग गठित किया। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि मुठभेड़ में कोई बड़ी साजिश का सबूत नहीं मिला, लेकिन बहस आज भी खत्म नहीं हुई। विकास दुबे की मौत के बाद जातीय राजनीति भी गर्म आई। कुछ लोगों ने इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर एंगल से देखा। कुछ नेताओं ने बयान दिए कि किसी अपराधी के कर्म की सजा पूरी जाति को नहीं दी जानी चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हकीकत यह है कि विकास दुबे कोई अंतर्राष्ट्रीय माफिया नहीं था। उसका असर मुख्य रूप से कानपुर देहात और आसपास के इलाकों तक सीमित था, लेकिन उसका मॉडल खतरनाक था। अपराध, राजनीति और पुलिस तंत्र के बीच की मिली भगत। उसने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया। जहां कानून ढीला पड़ा, वहां उसने अपनी पकड़ मजबूत की। उसके पिता ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि पुलिस ने जो किया सही किया। वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। मां पहले हिचकिचाई, फिर गईं। परिवार भी 2 हिस्सों में बटा नजर आया। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ उसके कर्मों की सच्चाई। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वे ड्यूटी पर थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने से गोलियां इस तरह बरसेंगी। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जहां छोटी चूकें बड़े हादसों में बदल जाती हैं। विकास दुबे का नाम अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उससे जुड़े सवाल जिंदा है। क्या समय रहते कार्रवाई होती तो 8 जानें बच सकती थी? क्या राजनीति और अपराध का गठजोड़ इतना मजबूत है कि कानून पीछे छूट जाता है? और क्या हर एनकाउंटर सच में आखिरी सच होता है? कहानी का अंत गोलियों की आवाज से हुआ, लेकिन शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब पहली बार किसी थाने में एक फोन आया था, वो हमारा आदमी है। वहीं से एक ऐसी राह खुली जिसने कई जिंदगियां बदल दी। वक्त सिखाता है कि अपराध चाहे जितना ताकतवर लगे, उसका घड़ा एक दिन भरता जरूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस घड़े के टूटने तक कितने लोग पिसते हैं।